बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ में हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज आपको मैं 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक यानी 2022 तक कुछ हक़ाइक़, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि सियासतदान ही रंदा दरगाह क्यों होते हैं। ये बात 1959 से शुरू होती है। 1959 से अयूब खान का ढाका से लेकर लाहौर तक, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक उनके इक़्तिदार का तनतना बज रहा था, रोब व दबदबा था। उन्होंने जनरल अयूब खान की मैं बात करूँ, फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की, उन्होंने सियासतदानों को काबू करने के लिए सबसे पहले प्रोडा के नाम से एक जो है काला कानून नाफिज किया। फिर बात बढ़ न सकी तो उन्होंने 59 में, ये 7 अगस्त 59 की बात है कि उन्होंने एक और काला कानून नाफिज किया। ये कुदरतुल्लाह शाह जो जनरल अयूब खान के साथ रहे, उन्होंने अपनी किताब शवाबनामा में ये बात लिखी है कि उन्होंने एक एब्डो के नाम से एक काला कानून नाफिज किया जिसे कहते थे इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इस कानून के तहत वो लिखते हैं अपनी किताब में कि सियासतदानों के गिर्द एक ऐसा फंदा तैयार करना था ताकि वो इसमें जकड़ जाएं और वो सियासत से तौबा कर लें। कुदरतुल्लाह शाह लिखते हैं कि कुल मिला के यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान से कुल मिला के 98 सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए एब्डो के तहत, जिसमें ये एब्डो जो काला कानून था उसके तहत ये उसमें ये दर्ज था, ये लिखा हुआ था कि अगर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमा बनता है तो वो सियासतदान रज़ाकाराना तौर पर ये लिख कर दे कि 6 साल के लिए मैं सियासत नहीं करूँगा, सियासत से मैं आउट हो जाऊँगा। 98 सियासतदान, 98 सियासतदान, जिसमें बड़े नामी ग्रामी सियासतदान जिनमें मियाँ मुमताज़ महमूद खान दौलताना, अयूब खोड़ो, खान अब्दुल क़य्यूम खान, हुसैन शेख सोहरवर्दी, मिस्टर यूसुफ हारून, काजी मोहम्मद ईसा, फ़ायज़ मोहम्मद ईसा के वालिद मोहतरम, जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त जस्टिस हैं, उनके वालिद मोहतरम काजी मोहम्मद ईसा, वो भी उस एब्डो का जो कानून था, काला कानून जनरल अयूब खान का बनाया हुआ, उसके फंदे में वो भी आए। 70 सियासतदान, कुदरतुल्लाह शाह लिखता है कि 70 सियासतदानों ने रज़ाकाराना तौर पर यह लिख कर दिया कि हम सियासत नहीं करेंगे, हमारी जो है वो हमारी जान छोड़ी जाए, हम सियासत से तौबा ताइब करते हैं। 28 सियासतदानों ने मुकदमा लड़ा, वो केस लड़ा। उनमें से दिलचस्प बात यह है कि 22 सियासतदान वो केस हार गए और 6 सियासतदान ऐसे थे जिन्हें वो इस केस में से बरी हुए। हुसैन शेख सोहरवर्दी भी जो बड़े मशहूर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तहरीक पाकिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा अहम रोल था। उनको जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो यहाँ से निकाले गए तो वो किस तरह निकाले गए ये भी एक बड़ी लंबी दास्तान है। वो भी इस एब्डो कानून के ज़ेर अंडर आए। तो कुदरतुल्लाह शाह आगे चलकर लिखते हैं कि जब हमने इंक्वायरी की एब्डो कानून के तहत, जब ये सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए तो हमने इंक्वायरी की तो उन सियासतदानों के जो 62 बुलंद बाड़ा, वो लिखता है कि 62 बुलंद बाला पहाड़ों को जब मैंने खोद कर देखा तो उनमें से बदअमालियों और बदअनवानियों की ऐसी छोटी छोटी चूहियां बरामद हुई जो आज के माहौल में इंतहाई बेवकत और बेज़रर नजर आती हैं। चंद सियासतदानों पर उनके मुखालफिन की तरफ से वक्तन फ़ौक्तन गद्दारी का इल्ज़ाम जरूर लग चुका था, लेकिन किसी फाइल में किसी के खिलाफ वतन दुश्मनी की ना कोई शहादत या अलामत थी और ना कोई सबूत था। ये आज की बात नहीं है। 14 अगस्त 1947 से जब पाकिस्तान बना था, जब पाकिस्तान कायम हुआ था, उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के सियासतदान रांदा दरगाह होते हैं। हर 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद उन सियासतदानों को, उनके सियासतदानों के गिर्द एक ऐसा जाल बुना जाता है कि सियासतदान को जो है वो किसी न किसी मुकदमे में उसे उलझा कर
टेक्निकल नॉकआउट किया जाता है। मुशर्रफ तक, ये तो जनरल अयूब खान से लेकर जनरल मुशर्रफ तक जो कुव्वत थी वो तो सामने आकर ये सारा कुछ करती थी, लेकिन मुशर्रफ के इक़्तिदार के बाद अब ये खेल जो है, ये नाज़रीन ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी जो अदालतें हैं इन्होंने हर दौर में उन खास कुव्वतों का साथ दिया, पसे पर्दा रहकर वो साथ दिए। उस वक्त वो कुव्वतें, खास कुव्वतें सामने थी और ये अदालतें पसे पर्दा थी। अदालतें भी सामने आकर कभी नज़रिया ज़रूरत के तहत जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ को दुरुस्त कर दिया जाता, यहिया खान के मार्शल लॉ को, ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ को, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को दुरुस्त, ये अदालतें ही थी जो हर मार्शल लॉ को दुरुस्त करार देती थी। लेकिन मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद थोड़ी सी खास कुव्वतों ने अपनी जो है वो हिकमत अमली तब्दील की है, और हिकमत अमली तब्दील ये की है कि वो कुव्वतें पसे पर्दा चली गई और अदालतें बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेल रही हैं। 2018 की बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अकामा केस में उन्हें नायल किया गया। पनामा दुनिया में पनामा का केस सामने आया, पनामा लीक सामने आई, पाकिस्तान में पनामा के खिलाफ, पनामा को लेकर उनके खिलाफ केस चलाया गया। उस केस को मैंने कवर किया है, बिलाखिर कुछ साबित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हकामा पर नायल किया गया और जस्टिस साकिब निसार साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनका बड़ा किरदार था। अब वक्त बदल चुका है, 4 साल गुजर गए। जो 2018 में कहानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गिर्द चलाई गई थी, वो कहानी आज इमरान खान के गिर्द चलाई जा रही है और वही बिल्कुल सेम वही चीज़ें हो रही हैं। मियां मोहम्मद, मैं बसद एहतराम इंतहाई अदब के साथ अगर किसी को मेरे जो फैक्ट्स में बता रहा हूँ, जो हक़ाइक़ में बता रहा हूँ, अगर मैं किसी पर जो है वो तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं हक़ाइक़ और फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इस चीज़ से मुझे खौफ है, डर है कि कहीं तौहीन अदालत के केस में केस मुझ पर भी ना बन जाए और मैं भी जो है वो यहाँ पर अदालतों में केसेस भुगतता रहूँ। दुनिया में ये ऐसा होता है कि कहीं भी तौहीन अदालत जो है वो लगती है, वो इस पर लगती है कि अगर अदालत ने किसी के कोई फैसला दिया और जो फैसला आया वो उसको ना माने तो उस पर तौहीन अदालत लगती है। दुनिया में, पूरी दुनिया, डेमोक्रेटिक कंट्री का आपकी तारीख के औराक उठाकर देखें तो आप पढ़े तो आपको ये मालूम होगा कि वहाँ पर जो अदलिया फैसले देती है उन फैसलों पर तनकीद की जाती है। हमारे पड़ोस के मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी अदलिया के फैसले आते हैं उन पर तनकीद की जाती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि उन फैसलों को लेकर तौहीन अदालत जो है वो उसका मुकदमा बनाया जाए और फिर एक बेंच बैठे, 5, 6, 7 रुकनी बेंच बैठे और ये कहे कि जी उसने तौहीन अदालत की है। मुझे बहुत अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी अदलिया की तारीख में आप देखें 47 से लेकर आज तक जो हमारे जजेस गुजरे हैं, इनमें जस्टिस हमूदुर रहमान, जस्टिस एस.ए. रहमान, जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस भगवान दास, जस्टिस कियानी, ये वो लखते सितारे थे जिन्होंने जो अपने फैसलों की वजह से आज भी हमारी अदलिया की तारीख में जिंदा हैं। लेकिन कुछ अदलिया की तारीख में कुछ ऐसे जस्टिस साहिबान भी होकर गुजरे हैं जो जिनके फैसलों की वजह से आज बसद एहतराम ये मुझे कहना पड़ता है कि वो तारीख के कूड़ा दान का ढेर है, उसमें पड़े हुए ये मैं कोई इस पर ये ऐसा नहीं कि ये मैं बात अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन अगर तारीख उठाकर देखें, जस्टिस नसीम हसन शाह जिन्होंने भुट्टो केस का फैसला किया था, उन्होंने बाद में ये बात कही और तारीखी तौर पर ये बात साबित भी हो चुकी कि भुट्टो को जो है वो अदालती कत्ल, अदालती मर्डर हुआ, उन्हें अदालती कत्ल किया गया उनका। मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान यहाँ पर हमारी अब 2-3 कुछ समाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की देख ले, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिल्ला जब वो केसेस की समाअत करते हैं तो उनकी अदालत में आज तक कोई पाकिस्तान का सियासतदान, मैं समझता हूँ कि कोई पाकिस्तान का ऐसा सियासतदान बाकी नहीं रहा जो उनकी अदालत में जिसको उन्होंने तलब ना किया हो, जो कटारे में जाकर खड़ा ना हुआ हो।
इमरान खान, आसिफ जरदारी, यासिर इकबाल, कोई ऐसा सियासतदान टॉप क्लास की लीडरशिप में से कोई ऐसा सियासतदान बाकी नहीं बचा जो उनके कटहरे में जाकर खड़ा हो। गुजरे रोज चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी उन्होंने अपनी अदालत में तलब किया था, और जिस केस में उन्होंने उनको अदालत में तलब किया वो केस था लापता अफराद के हवाले से। अब मैं ये समझने से कासुर हूं, मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूं, लेकिन ये मैं समझने से कासुर हूं कि सियासतदान ही को अदालत में क्यों बुलाया जाता है। हर बंदा ये बात जानता है कि लापता अफराद के पीछे कौन सी ताकतें हैं। अदालतें सियासतदानों को कटहरे में ला खड़ा करके पूछती है कि भाई आप बताएं कि इनके पीछे कौन सी ताकत है। क्या अदालतों को यह पता नहीं है कि इनके पीछे कौन सी ताकत है? जस्टिस सेठ वकार, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के हवाले से फैसला दिया था, वो बड़ा तारीखी फैसला था, वो जो खुसूसी अदालत बढ़ाई गई थी जिसके बेंच के वो सरबराह थे, उस केस को लेकर फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो आपके सामने था, लेकिन उन ताकतवर शख्सियात को अदालतें कटहरे में ला खड़ा क्यों नहीं करती? आखिर क्या वजह है कि इस हमारे अदलिया के सिस्टम में सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ और सिर्फ सियासतदान है? यह कहा जाता है, कल चीफ जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने यह रिमार्क्स दिए कि लोगों को लापता करना आइन और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है और ये गद्दारी के मुतरादिफ है। लेकिन मैं हैरान हूं, जब वो ये रिमार्क्स देते हैं, पता भी होता है कि लापता कौन करता है, लेकिन उसके बावजूद उनको कटहरे में नहीं बुलाया जाता, उनसे पूछा नहीं जाता कि लोग लापता क्यों होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासतदान। और दुनिया में जब यह बताया गया कि पाकिस्तान की जुडिशरी सिस्टम जो है वो 130 नंबर पर है, अगर इंतहाई अदब के साथ बसद एहतराम माफी मांगते हुए अगर जजेस के फैसलों पर तनकीद की जाए तो तौहीन अदालत। अगर आप इतने ही अच्छे हैं, आपके फैसले इतने अच्छे हैं, जिनकी चार दांग आलम की शोहरत है, तो फिर मैं ये पूछ सकता हूं कि हमारा जुडिशरी सिस्टम 130वें नंबर पर क्यों है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कहा जाता है कि हम आजादाना फैसले करते हैं, लेकिन ये तारीख साबित करती है और ये देखा भी गया कि हमारी अदालतों ने कब कब आजादाना फैसले किए। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, क्या यह आजादाना फैसला था? जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, क्या यह आजादाना फैसले थे? अब 5 साल पुराने वही फिल्म, वही कैसेट, वही रेल दोहराई जा रही है और ला खड़ा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और ये फैसला कर लिया गया कि उन्हें कसना है और टेक्निकल नॉकआउट करना है। इस क्वेश्चन मार्क के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा कि अगर हमारी जुडिशरी के फैसले दुनिया में शोहरत रखते हैं तो हम आज 130वें नंबर पर क्यों हैं? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।